पुष्कर मिश्र जी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से आपने पीएचडी किया, छात्र नेता रहे और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की चुनाव की यह जो लोक कल्याण संकल्प पत्र है ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन रहे। आजादी का अमृत महोत्सव वर्ष है और यह चुनाव हो रहा है। डॉक्टर साहब, आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में यह चुनाव हो रहा है और कहते हैं कि स्वराज्य मिला है, सुराज नहीं मिला। जीवनों में इस पर बहुत चर्चा होती है, हमको चाहिए आजादी। तो सुराज की आपकी संकल्पना क्या है? राजकुमार जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि इस अमृत महोत्सव में हमें भारत के आने वाले समय में क्या दृष्टि और क्या उसका स्वरूप होना चाहिए, इस पर एक गहन चिंतन की भी आवश्यकता है। जब हम सुराज की बात करते हैं तो इसकी सबसे, मैं कहूंगा, प्रभावशाली या सबसे अच्छी परिभाषा स्वयं गोस्वामी तुलसीदास ने दे रखी है। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू न व्यापा। जब गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि राम राज काहू न दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू न व्यापा, तो उनका यह कहना है कि पृथ्वी के समस्त मानवों में किसी प्रकार का कोई संताप न रहे तो समझिए रामराज है। लेकिन डॉक्टर साहब, आप तो जेएनयू से पढ़े हैं, आमने सामने की वामपंथी लोगों से आप लोगों की बहस होती है, वो तो इस बात को मानते नहीं, राम राज्य की ही संकल्पना उनके लिए निराधार है। और आज अगर वैज्ञानिक रूप से हम देखते हैं तो एक स्वस्थ, अच्छा, सुंदर समाज, यानी क्या आज भी वहां नारा लगता है, लेते रहेंगे आजादी। दूसरी आजादी की बात होती है, आज देखिए बंगलोर में हिजाब को लेकर की बात चल रही है। तो आखिर वह कौन सी सुराज की संकल्पना है उनकी? देखिए, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में विविध प्रकार के वैचारिक अधिष्ठान हैं। उसमें जो राष्ट्रवादी अधिष्ठान है उसका मैं वहां पर प्रवक्ता रहा हूं। वहां पर मैंने जो है उस विचार को विद्यार्थी परिषद के माध्यम से वहां के छात्रों के बीच में पहुंचाया। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की समस्या ये रही है कि उसे वामपंथ के गढ़ के रूप में हमेशा से जाना जाता रहा है। मैं अगर उसके ऐतिहासिक और अकादमिक इतिहास, उसके अकादमिक इतिहास के विषय में चर्चा करूंगा तो लंबा हो जाएगा, लेकिन संक्षेप में मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि 90 के दशक में जब मैं विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के नाते से जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में था, उस समय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने अपने वैचारिक अधिष्ठान पर खड़े होकर जिस प्रकार से अपनी बातों को रखा, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के इतिहास में वो दर्ज है। और वहाँ पर राष्ट्रवादी विचारधारा की जो सुराज की संकल्पना है, वहाँ के छात्रों ने उसे स्वीकार किया और उस पर हमको 1996 में हमने पहली बार जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में छात्र संघ पर हमारा अधिकार हुआ। 31 में से 17 काउंसलर हमारे जीते थे। डॉक्टर साहब, हम तो उस बात को थोड़ा सा दूसरे तरफ ले चलना चाहते हैं। मैं आ रहा हूं उसी पे, मैं इसके बाद उसी पे आ रहा हूं राजकुमार जी। मेरा कहना है कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को हमेशा से एक ही विचारधारा का पोषक बनाए रखा गया और वहां के छात्रों के सामने जो भारत की मूल संस्कृति और सभ्यता के आधार पर जो संकल्पना है, उसे वहां के छात्रों को वहां तक पहुंचने ही नहीं दिया गया। पाठ्यक्रम ही इस तरह के बनते रहे, किताबें ही इस तरह की छपती रही, तो विद्यार्थी तो जो पढ़ेगा वही कहेगा। हम लोगों ने इसको बदला वहां पर, मैं ये कह रहा हूं 90 के दशक में, और उसको स्वीकृति भी मिली। जहां तक उनकी संकल्पना का सवाल है सुराज का, वो तो आप जानते हैं कि लेफ्टिस्ट जब हम कहते हैं तो मार्क्सिस्ट संकल्पना की बात आती है, और जब मार्क्सिस्ट संकल्पना की बात करते हैं तो डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलिटेरिएट की बात आ जाती है। डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलिटेरिएट जब वो कहते हैं तो वो समाज को केवल 2 भागों में बांट कर देखते हैं, एक तो बोर्जुआ, दूसरा प्रोलिटेरिएट। अब प्रोलिटेरिएट की डिक्टेटरशिप वो स्थापित करते हैं। और मैं ये जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के तमाम
जो मूर्धन्य मार्क्सिस्ट हैं उनके बीच में हमेशा कहता रहा हूं कि इस बाइनरी, जिसको कहते हैं बाइनरी क्रिएट करके वो समाज को सही दिशा में नहीं ले जा सकते हैं। कार्ल मार्क्स इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के प्रोडक्ट थे, वो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की बात करते थे। वो सारी बातें उनकी एनालिसिस के लेवल पर कहीं हद तक सही हैं, इसलिए मैं कई बार कार्ल मार्क्स को ऋषि भी कहता हूं। लेकिन उन्होंने जो उसका सॉल्यूशन दिया, जो विकल्प दिया, वो विकल्प बहुत ही, जिसको मैं कहूंगा, सिंपलिस्टिक था। वो विकल्प हो ही नहीं सकता। वो एक तरह का उटोपिया था, जिसको कहते हैं स्वप्न, दुस्वप्न था जो पूरा नहीं हो पाया। अब वो जब लेनिन के हाथ में वही विचार पहुंचा तो किस प्रकार का रक्तपात हुआ, किस प्रकार से चीजों को किया गया, और उस तरह की जो पूरी व्यवस्था है जिसने प्राइवेट प्रॉपर्टी को नकार दिया, उसकी वजह से उन देशों का विकास ही रुक गया। आप देखेंगे कि यूएसएसआर का विघटन हो गया उसी कारण से। लेकिन इसका विकल्प एकात्म मानववाद में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने दिया, और 1925 में एक तरफ कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हो रही है, दूसरी तरफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हो गई, जो राष्ट्रीय और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की संकल्पना लेकर के चल रहा है। तो एकात्म मानववाद जो आज इस देश में शासन चल रहा है, उसमें एकात्म मानववाद में यह तमाम सांस्कृतिक अवधारणाएं, जिसको आप राम राज्य कह रहे हैं, स्वराज कह रहे हैं, यह सब आ जाती हैं, और उस विरोधाभास को दूर किया। आज की जो संकल्पना चल रही है वह तो ठीक है, एकात्म मानववाद की चल रही है, स्वराज की चल रही है। हम कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर भारत ही स्वराज है यहाँ पर। तो यह क्या है आत्मनिर्भर भारत बनाना, परममय भवन में तो स्वराष्ट्र का जो संकल्प है जो आप बताते हैं, तो हम इस पर आना चाहते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि आपने ऋषि दीनदयाल की अभी चर्चा की। दीनदयाल जी ने जो अंत्योदय का विचार दिया, मैं समझता हूं कि भारतीय राजनीति में वो एक युगांतकारी परिवर्तन का कंसेप्ट था। कतार में खड़े अंतिम व्यक्ति से, अंत्योदय की जो मैं परिभाषा करता हूं वो ये है कि कतार में खड़े अंतिम व्यक्ति से विकास का आरंभ। ज्यादातर परिभाषाएं इस तरह की होती हैं, लेकिन दीनदयाल जी का अर्थ था वहां से विकास आरंभ होना चाहिए। और फिर वो एकात्म मानववाद पर आते हैं। एकात्म मानववाद की जब वो बात करते हैं तो वो एक समन्वय वाले समाज की कल्पना को लेकर चलते हैं। आप सब जानते हैं कि भिन्न भिन्न जातियों, भिन्न भिन्न पंथों, भिन्न भिन्न संप्रदायों से हमारा देश रचा बसा है, लेकिन इन सब को जोड़ने वाली एक समन्वय दृष्टि है जो पूरे भारतीय सभ्यता में व्याप्त है। उस समन्वयी दृष्टि का नाम है एकात्म मानववाद। और हमारी समन्वयी दृष्टि केवल भारत तक सीमित नहीं है, वो पूरे मानवता को अपने अंदर समाहित करती है। इसीलिए एकात्म मानववाद का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने दिया। तो ऋषि दीनदयाल के विचारों पर जिस प्रकार से हमें आगे चल उसको एक व्यापक स्वरूप, या मैं ये कहूं कि दीनदयाल जी बहुत अल्प समय तक जीवित रहे और वो सूत्र रूप में ही अपनी बातों को कह पाए, उसके भाष्य की अभी भी आवश्यकता मुझे अनुभव होती है। और वो भाष्य जब हमारे सामने आएगा तो केवल भारत ही नहीं, पूरे विश्व में स्वराज की स्थिति तक हम पहुंच सकते हैं। पूरे विश्व को यह दिशा मिल सकती है कि समन्वय के आधार पर एक दूसरे को जानते पहचानते, एक दूसरे को स्वीकार करते हुए एक ऐसा समाज रचें जिसमें किसी के मन में कोई संताप न रहे। जैसे गोस्वामी तुलसीदास दीनदयाल जी कहते थे कि हमने नया कोई विचार नहीं दिया, आज उसकी नई नई परिभाषा होती है। जैसे उन्होंने कहा कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। जैसे यहाँ पर उद्घोष लगता है तो कहा जाता है कि प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। यही बात आज मोदी जी कह रहे हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका सहभाग, सबका प्रयास। आज समरसता की बात हो रही है, समन्वय की बात हो रही है, आज एकात्मता की बात हो रही है। यह जो शब्द आपने दिया, तो इसमें किस प्रकार से भारत जुड़ रहा है? आज तो हम देख रहे हैं कि अलगाववादी ताकतें तमाम जगह विरोध कर रही हैं। मैं अभी मेरा एक मीडिया हाउस के साथ कल ही डिबेट थी और उसमें एक बहुत ही प्रकांड मूर्धन्य मार्क्सिस्ट विचारक और प्रोफेसर थे, उनके साथ ये बात हुई। तो मैंने उनसे यही कहा कि भारत जो है
उसकी जो ताकत है, उसकी जो सभ्यता मूलक सोच है, वो समन्वय के आधार पर है। और इस समन्वयवादी सोच को अगर किसी ने अपने अंदर सबसे अधिक अंतर्निहित किया है तो संगठन के स्तर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने किया है, राजनीतिक दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने किया है, और नेता के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी ने किया है। नरेंद्र मोदी जी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि जनतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत सबसे निर्धन परिवार से निकलते हुए वो देश के सर्वोच्च राजनीतिक पद तक पहुंचे। अब यह संभावना भारत के किसी अन्य राजनीतिक दल में है क्या? परिवार और वंश से बाहर तो कोई राजनीतिक दल नहीं है। केवल एक ही दल है जिसने इस संभावना को सच करके दिखलाया, वो है भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ट्रेनिंग, उसके पीछे उसका प्रशिक्षण। तो मेरा यह कहना है कि जो समन्वयी दृष्टि आज नरेंद्र मोदी जी के पास है और जिस तरह से उन्होंने भारत को जोड़ा है, वो अपने आप में ऐतिहासिक है। अब कैसे जोड़ा है? 2000 आप राजकुमार जी देखेंगे कि 2014 के पहले के चुनावों को अगर आप देखिए तो सारे समीकरण जोड़े जाते थे, मजहब और जाति के समीकरण, ये जीतेगा वो जीतेगा, उसके पीछे मजहब और जाति की बात होती थी। 2014 के बाद बात विकास की होने लगी। अब ये विकास ने एक आंदोलन का रूप ले लिया है। कोई भी राजनीतिक दल बिना विकास की बात किए आज की राजनीति में टिक नहीं सकता। लेकिन जातिवाद तो आज भी चल रहा है। और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं, राजनीति में परिवर्तन की जो बात, कार्ल मार्क्स से आपने बात कहा, रूसो की बात किया, अन्य पश्चिमी विचारकों की बात, अरस्तु ने कहा कि अगर व्यक्ति ठीक होगा तो कोई भी राजनीतिक व्यवस्था है वह ठीक चलेगी। तो आज तो यहाँ शुचिता का प्रश्न खड़ा हुआ है। आज भारत में जो राजनीति करने वाले लोग हैं वह क्या मान करके चल रहे हैं? आपने परिवारवाद की बात किया, आखिर राजनीति में शुचिता, संस्कार, यह समन्वय कैसे आएगा अगर ये नहीं रहेगा तो? नहीं, मैं ये तो हमेशा से कहता रहा हूं कि चाहे वो महात्मा गांधी रहे हों, चाहे वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय रहे हों, इनका इतना प्रभाव कैसे था? क्या इनके पास धनबल था? क्या इनके पास बाहुबल था? क्या इनके पास प्रचार के प्रचंड माध्यम थे? आप राजकुमार जी स्वीकार करेंगे कि नहीं थे? इनका जो आत्मबल था, इनका जो नैतिक बल था, उसने पूरे जो राजनीतिक परिक्षेत्र है उसको प्रभावित किया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज के राजनीतिक समय में हमें इस आत्मबल, इस नैतिक बल और शुचिता, जिसको हम स्वच्छता कहते हैं, मैं इसको राजनीतिक स्वच्छता भी कहता हूं, कि राजनीतिक स्वच्छता की बहुत ही जरूरत है। लेकिन अगर हम राजनीतिक धरातल पर विभिन्न दलों की तुलनात्मक कोई असेसमेंट करें तो हम पाएंगे कि शुचिता इंडेक्स, मैं ये शब्द हर जगह यूज करता हूं शायद, शुचिता इंडेक्स में, जिसको अंग्रेजी में आप कह सकते हैं इंटीग्रिटी इंडेक्स, इंटीग्रिटी इंडेक्स में आज जो विभिन्न दल हैं उसमें आप भारतीय जनता पार्टी को ही अग्रणी पाएंगे। तो ठीक बात है, और ये बात आप आज से नहीं कह रहे हैं। आप नारा भी लगाते हैं तो ज्ञानशील एकता का लगाते हैं, सील उसमें आता है, चरित्र उसमें आता है, और जिस सील की आप कल्पना कर रहे हैं, जिस शुचिता की आप बात कर रहे हैं, जिस इथिक्स नैतिकता की आप बात कर रहे हैं, उस पर चुनाव आखिर क्यों नहीं लड़ा जा रहा? देखिए, चुनाव, कोई भी समाज अगर बदलना है हमको तो वो एक दिन में नहीं बदल सकता। कहते हैं ना, पीढ़ियों को रचने के लिए सदियां बितानी पड़ती हैं। अंग्रेजी में एक कहावत है, इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड। एक बच्चे का अगर समुचित विकास करना है तो पूरा गांव लगता है, तब उसका एक समुचित विकास होता है। उस तरह से जो विभिन्न राजनीतिक वर्चस्व हमारे देश में व्याप्त हैं, मार्ग तो उन्हीं में से ढूंढना है। यह सही बात है कि जिस एक राजनीतिक शुचिता की बात पंडित दीनदयाल उपाध्याय करते थे, उस राजनीतिक शुचिता के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अभी भी हमें बहुत कठोर परिश्रम करना है। नैतिकता की बात साधना है,
और मैं मान रहा हूं कि यह लंबी प्रक्रिया है। हमारे यहाँ जैसे आपने कहावत कही, तो वैसे ही कहावत एक कही जाती है कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तो आज अगर उच्च पदों पर बैठे हुए राजनेता हैं, वह अगर कोई गलती करते हैं तो उसका प्रभाव बहुत दूर तक जाता है। तो आखिर यह नैतिकता की लड़ाई राजनीति में क्यों नहीं सफल हो पा रही? मैं इसको असफल मानता ही नहीं हूं, राजनैतिकता की लड़ाई। मैंने कहा ना कि पिछली शताब्दी में महात्मा गांधी जो विश्व के सबसे पॉपुलर लीडर हुए, उनके पीछे एक नैतिक बल था, तभी तो वो वहां तक पॉपुलैरिटी में आए। वर्तमान समय में 2014 में अगर आप देखें तो जो विभिन्न राजनेता सामने थे, उनमें नैतिक, जो मैं कहता हूं इंटीग्रिटी इंडेक्स और नैतिक बल के पैमाने पर श्री नरेंद्र मोदी इस शताब्दी के सबसे पॉपुलर लीडर पूरे वर्ल्ड के हैं, केवल भारत के ही नहीं। और वो उसका कारण इंटीग्रिटी इंडेक्स है। आप पहले की सरकारों में और आज की सरकारों में तुलना कर लें तो आप जमीन आसमान का, क्या बड़े स्तर का कोई भ्रष्टाचार, कोई कांड ऐसा हुआ है वर्तमान सरकार में? नहीं हुआ है। आप ऊपरी स्तर पर भ्रष्टाचार को कहीं देख रहे हैं? नहीं देख रहे। मैं एक सरकार की बातें नहीं कर रहा हूं, मैं तो राजनीति की बात कर रहा हूं। इसमें सब राजनीतिक दल हैं। उत्तर प्रदेश में ऐसे 8-10 राजनीतिक दल और छोटे छोटे दल जिन्होंने समझौता किया है। हर बड़ी पार्टी में 5-5, 7-7 दल अपने को मर्ज किए हुए हैं, उनको समर्थन दिए हुए हैं। तो मैं तो यहाँ सपा, बसपा, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी सबकी बात कर रहा हूं कि राजनीति में आखिर यह मुद्दा क्यों नहीं बन रहा है। चलिए मैं आता हूं वर्तमान चुनाव पर। आप ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन रहे घोषणा पत्र की, और भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव में क्या ऐसा नया चीज दिया है? नहीं, हमने कृषि के क्षेत्र में पूरा घोषणा पत्र, आपने राजकुमार जी पढ़ा ही है। घोषणा पत्र जो है वो चुनाव सेंट्रिक होता है कि उस चुनाव में हमें किन वादों को लेकर जो है, किन संकल्पों को लेकर जनता के बीच में जाना है। उससे हमारी जो दृष्टि है आने वाले समय की, आने वाले 5-10 वर्षों की, उसकी एक झलक मिलती है। और उसमें हमने कहा कि जैसे दीनदयाल जी ने अंत्योदय की बात की, तो हमने हमारे पिछले संयोग से 2017 के घोषणा पत्र की भी ड्राफ्टिंग कमेटी का मैं ही काम देख रहा था और इस बार की भी देख रहा था। दोनों बार हमारा सबसे जो महत्वपूर्ण विषय था वो ये था कि जो सबसे निर्बल, दुर्बल, गरीब व्यक्ति है, अंतिम व्यक्ति से कैसे विकास की यात्रा आरंभ हो, और वो हमने पूरी तरह से इस बार के संकल्पों में भी लिया है। अब इसमें जहां तक है कि हमने कहा किसानों को लेकर कि सभी किसानों को अगले 5 वर्षों तक हम मुफ्त बिजली देंगे। हमने जो है ये भी कहा कि हम तमाम तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर, में डिटेल में नहीं जाऊंगा, काफी समय निकल जाएगा, और हम जो किसानों की सबसे बड़ी समस्या है, मिनिमम जो है सपोर्ट प्राइस को लेकर, न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर, उसको लेकर भी हम उसमें विचार आए हैं कि उसको और मजबूत करेंगे। इसके साथ साथ कई तरह की योजनाएं हम महिलाओं के लिए लेकर आए हैं, जिसमें हमने कहा है कि सुमंगला योजना के अंतर्गत हम 15,000 की सहायता देते थे, वो 25,000 की कर दी है। शिक्षा को लेकर हमने कई प्रकार के नए नए जो है संकल्प लिए हैं, जिसमें पुलिस और फॉरेंसिक के लिए हमने बात की है, ताकि क्राइम कैसे होता है उस प्रक्रिया को। अभी तो हमने कानून राज स्थापित, हमने पिछली बार नारा दिया था 2017 में, न गुंडा राज न भ्रष्टाचार, अब की बार भाजपा सरकार, और हमने उसको करके दिखाया, न गुंडा राज है न भ्रष्टाचार है। अब हम इसके अगले चरण में जा रहे हैं। अगले चरण में अपराध जहां से शुरू होता है वहीं पर उसको रोकने की क्या प्रक्रिया हो सकती है, जिसमें समाज की सहभागिता किस प्रकार हो, इसकी ओर भी हमने इशारा किया है। उसके बाद विश्वविद्यालय की भी बात हमने नई सहारनपुर में शाकंभरी देवी विश्वविद्यालय की बात की है। ये तमाम विषय युवाओं के लिए हमने लगभग 3 करोड़ के रोजगार हमने प्रदान किए हैं, और अगले 5 वर्षों में हम हर परिवार के एक ना एक व्यक्ति को रोजगार उपलब्ध कराएंगे, ये संकल्प लेकर हम आए हैं। इसके साथ एक युवाओं के लिए अभ्युदय योजना, वो आप उस योजना के बारे में जानते ही हैं, सभी रिक्तियों को भरने की बात है। स्वास्थ्य की दिशा में अगर आप देखें
तो हमने 10,000 करोड़ की लागत से महर्षि सुश्रुत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन आरंभ करने की बात कही है। हमने जो है सुशासन की बात की है, जिसमें गुंडे, अपराधी, माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई को और दृढ़ता से जारी रखेंगे। हमने अर्थव्यवस्था एवं औद्योगिक विकास की बात की है। हमने एक्सप्रेसवे तमाम बनाए हैं, 5 विश्व स्तरीय एग्जीबिशन और अत्याधुनिक कन्वेंशन सेंटर की बात की है। हमने एमएसएमई के लिए 6 औद्योगिक पार्कों के निर्माण की बात की है। हमने जो है अटल इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन शुरू करने की बात की है। और इसके बाद अगर आप आए तो हमने जो है आधारभूत संरचना में बहुत से काम किए हैं, जैसे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है। तमाम एक्सप्रेसवे और सड़कों का जाल बिछाने के बाद आने वाले समय में हम गंगा एक्सप्रेसवे को पूरा करेंगे, एलिवेटेड कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे बनाएंगे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे बनाएंगे, बलिया लिंक एक्सप्रेसवे बनाएंगे। ठीक है, ये सब आ गया है घोषणा पत्र में। जी डॉक्टर साहब, इसको मैं एक बात और इसमें जोड़ना चाहता हूं कि हमारे घोषणा पत्र का एक ही उद्देश्य है। इस घोषणा पत्र का, वो चाहे वो अर्थव्यवस्था की दृष्टि से हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से हो, चाहे जो है स्वास्थ्य की दृष्टि से हो, शिक्षा की दृष्टि से हो, महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से हो, किसान की दृष्टि से हो, युवा की दृष्टि से हो, हर इंडेक्स में हम अगले 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश को भारत का नंबर 1 राज्य बनाएंगे। डॉक्टर साहब, आप उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाना चाहते हैं और सभी दलों का, किसी ने वचन दिया है, किसी ने घोषणा पत्र जारी किया है, सबका देखिए, सब में एक चीज आप अगर कहीं बात करिए तो है, जिसको जनता कह रही है कि यह मुफ्तखोरी कौन ज्यादा बांट रहा है। कोई कह रहा है कि हम बाइसिकल देंगे, साइकिल से है, कोई कह रहा है लैपटॉप दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, कोई आपने भी किसानों को बिजली बिल की माफी की बात किया। लोगों का कहना है कि आखिर यह मुफ्तखोरी पर समाज कितना चलेगा, कितना खड़ा होगा कि नहीं खड़ा होगा। सब दल कह रहे हैं यह अर्थ कहां से आएगा, और ये जो व्यवस्था है यह पोगापंथी एक प्रकार से केवल नारा है यह चुनाव जीतने के लिए। इस पर आपका क्या कहना है? राजकुमार जी, आप 2017 का संकल्प पत्र उठा लीजिए और 2022 में उसमें देखिए हमारी सरकार ने उसमें से कितनी बातों को लागू किया है। 217 बातों को ऐसे किया है। अब मैं ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी इसलिए जानी जाती है कि जो वो कहती है उसको करती है, जो संकल्प वो लेती है उसको पूरा करती है। चुनाव के समय बरसाती मेढक की तरह जो राजनीतिक दल इस समय तरह तरह की बातें कर रहे हैं, पूरा उत्तर प्रदेश अच्छी तरह से जानता है कि इनके वादों का कोई मूल्य नहीं है। उनके कुशासन को 2017 से पहले उत्तर प्रदेश की जनता देख चुकी है और भारतीय जनता पार्टी के सुशासन को इन 5 वर्षों में उसने देखा है। तो हमने जो कहा है वो पूरा करते हैं, हम जो कह रहे हैं वो पूरा करते हैं। जहां तक मुफ्तखोरी का प्रश्न है राजकुमार जी, इसमें हमने जो भी वादे किए हैं उनको पूरा करने की दृष्टि से उसका आर्थिक विवेचन भी किया है कि हम इसको पूरा आर्थिक दृष्टि से कैसे करेंगे। एक और मैं आपको थोड़ा एक गंभीर और जिसको कहते हैं मैक्रो लेवल पर एक बात कहना चाहता हूं, वो ये है कि विश्व स्तर पर, केवल भारत में नहीं, पूरे विश्व स्तर पर आर्थिक असमानता बढ़ रही है। इसलिए जो सबसे दुर्बल और सबसे निर्धन व्यक्ति है समाज का, उसको हमें कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। वो काम करने की स्थिति में हो, वो कुछ अर्जित करने की स्थिति में हो या ना हो, क्योंकि उसके सर्वाइवल का प्रश्न है, उसको उसके जीवन मरण का प्रश्न है। वैश्विक महामारी कोविड के कारण से ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है, लेकिन ये जो बढ़ बढ़ करके समाज राजनीतिक दल जो घोषणाएं कर रहे हैं, हम ये देंगे और उसको पूरा भी नहीं कर पाते हैं। कोर्ट ने भी कहा है कि यह इस प्रकार की घोषणाएं नहीं चलेंगी। उसके बाद भी सभी दलों ने अपने घोषणा पत्र में ये बातें की है और आप जिस प्रकार की बात कर रहे हैं, अच्छा है, सर्वोत्तम प्रदेश बन भी रहा है और जो बातें योगी जी मोदी जी ने कहा वो पूरा भी कर रहे हैं। यह देश यशस्वी हो, आपकी सरकार बन रही है, इसके लिए आपको बधाई। धन्यवाद राजकुमार जी, बहुत अच्छी चर्चा रही आपसे।